मैंने एनोनिमस पाकीज़ा बनकर बहुत से वकीलों को फ़ोन किया और कहा कि मेरे साथ ये क्राइम हो गया है, तो मैं अब क्या करूं? मैंने एफआईए तक एक्सेस किया और वहाँ पे भी ये प्रिटेंड किया कि मैं विक्टिम हूँ, तो अब क्या होगा? तो मुझे फ़र्स्ट हैंड बहुत नॉलेज मिला कि असल में होता क्या है इन सारे मामलात में। माफ कर दे, हमें जाने दे, हमें छोड़ दे। पूरे शहर में 2 टके की इज्जत करती है हमारी। जब पाकिज़ा के साथ ये वाक़या होता है पहली एपिसोड दूसरी एपिसोड में, तो ट्रॉमा को हैंडल करने का हर एक किरदार का डिफरेंट टेक थी। भाई एक चुप हो गया, एक गुस्सा कर रहा है, अब्बा जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं। आपके इर्द गिर्द कितने ट्रॉमास, कितनी ट्रेजिडीज़ देखते हैं आप लोग जिससे गुजर रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स कहीं ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं कि कोई डिनाई करता है, कोई कन्फ्रंट करता है, कोई खौफज़दा हो जाता है, कोई एस्केप चाहता है। और ऐसे ट्रॉमास जो होते हैं, हर इंसान अपनी पर्सनालिटी, अपने बैगेजेस, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, जो उसकी कैपेसिटी, जितनी उसकी ताकत है, उसके हिसाब से उसको रिएक्ट करता है। कुछ लोग मौत पर रो नहीं सकते हैं, कुछ लोग चीखते हैं और अपना गम निकाल देते हैं। तो इस तरह ये तो आपका बड़े साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, इसकी डेप्थ में तो अब इतना तो करना ही है। साइबर बुलिंग जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर हम देखें तो पीजी रेटिंग में आता है, पेरेंटल गाइडेंस में। लेकिन आपने जो है स्क्रिप्ट लिखा, तो किस तरह से आपने उसको बचाया है कि ये इसको पेरेंटल गाइडेंस वाली रेटिंग से हट जाए? ऑलरेडी एक अनकंफर्टेबल चीज़ है जो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा ट्रॉमा है। और फिर जब आपको ये एहसास हो कि बाहर कहीं विक्टिम्स हैं, वो भी देख रहे हैं, वहाँ भी ट्रिगर है। मैंने शायद अपनी तरफ से अगर कोई स्किल को यूज़ किया कि मैं इस चीज़ को थोड़ा उस ऐसे दिखाऊं कि हम दिखा भी दें, हम बता भी दें और हमने कुछ दिखाया नहीं भी है, दोनों चीज़ें, वो शायद स्क्रीन प्ले था। मोस्टली मैं इतना बिलीव करता नहीं प्रीच करने में या एजुकेट करने में। एक मौजू आप जब आप किसी मौजू की अटेम्प्ट करें तो इसका मतलब है कि वहाँ कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं या डिबेट जनरेट करना चाह रहे हैं सोसाइटी में। तो मुझे लगता है हमारा काम यही है। हमारे राइटर्स या डायरेक्टर्स एनजीओ के अलावा उनकी बैकिंग के बगैर क्यों नहीं बनाते ऐसे ड्रामे? कि ये इनिशिएटिव चैनल्स के लेने के होते हैं, जो जिनके पास प्लेटफॉर्म है, जिनके पास पावर है, जो कि प्रोड्यूस करने चले हैं इस चीज़ को। और मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं घबरा गई थी कि मुझे असाइन किया गया है अब एक एजेंडा पे काम करना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। मुझे ये तकलीफ़ होती कि भाई मेरी जो तख्लीकी एक परवाज़ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। मुझे तो देख के अगर मुझे कोई कह रहा है कि ये लो पैसे जाके साइबर क्राइम पे लिखो, तो वो मुझसे पूछेगा ना क्या लिखा है तुमने। कश्फ के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इसीलिए कश्फ ने बड़े अच्छे प्लेस बना लिए हैं, क्योंकि वो आपको ये क्रिएटिव आज़ादी देते हैं। एनजीओ की ही ज़रूरत क्यों है कि हम अपने सोशल इश्यूज़ को वो ही डील करेंगे, मैं आप क्यों नहीं कर सकते? चैनल क्यों नहीं कर सकते? चैनल क्यों नहीं अगर कर चैनल का कंटेंट डिपार्टमेंट जो है वो इनिशिएटिव ले। चैनल हमारे यहाँ प्रोड्यूसर भी तो है ना, ब्रॉडकास्टर नहीं है, या प्रोड्यूसर है चैनल। एग्जैक्टली। और सोशल इशू की एक फैंटेसी सी भी बना लेते हैं। अब सोशल इशू जब आपको करना है तो आपको गुजरना पड़ेगा ना बहुत तकलीफ़ों से, और आपकी स्क्रीन उतनी ग्लैमरस भी शायद नहीं रहेगी। तो ये सारी बातें भी तो सोचनी है कि नहीं, अब आप एक सोशल इशू पे बात कर रहे हैं और अब आप उसके बाद इतने शशके भी उसमें दिखा जी हाँ। दें, उसमें फुल मेकअप में एक हेरोइन दिखा दें जिसके साथ एक बड़ा गंभीर क्राइम हुआ है। तो ये एक पूरी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अभी जैसे काशिफ कह रहे थे कि आप अगर दिल से महसूस करते हैं। तो आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है ड्रामों में कि जो आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको भी कास्ट किया जा रहा है। इसकी क्या खास वजह है? मतलब एक्टर्स तो ये नहीं है ना ये लोग। अली को तो मैंने एज एन एक्टर ही लिया है। मतलब अली तो बहुत अच्छा काम करते रहे थे, फिर छोड़ दिया, और कोई इस वजह से तो लिया नहीं कि उसकी डिजिटल प्रेजेंस है। आप अच्छा, इसमें मुजायका नहीं जो लोग ले रहे हैं, बस ये है कि आया वो पोटेंशियल है और वो इंसाफ कर सकता है, या सिर्फ आपने उसकी पॉपुलैरिटी को कैश करवाना है। जो डिजिटल से लोग आते हैं उन्होंने आपको 30 सेकंड के लिए इंगेज करना है, उन्होंने आपको एक लतीफ़ा सुनाना है या आपको एक जुमला कसना है। जब हम लॉन्ग फॉर्मेट पे जाते हैं तो फिर उसको होल्ड करना है सीन फॉर 3 to 4 मिनट्स, उसमें मल्टीपल इमोशंस हैं, तो उसका एक ग्राफ है, तो फिर वो तय हो जाता है कि भाई ये आया स्क्रीन के लिए, लॉन्ग फॉर्मेट के लिए है या नहीं। हमारे यहाँ उमन नॉन लीडर ड्रामे बहुत कम बनते हैं और इसमें जो इंटरकट सीन्स हैं जैसे प्रेजेंट
प्रेजेंट पास्ट, और फिर दोनों प्रेजेंट में इंटरगेट विथ थर्ड समन और उनकी फैमिली जो है। एग्जैक्टली तो ये मतलब करते हुए, लिखते हुए और इसको डिलीट करते हुए आप लोग का कितना सिंक थे? आई थिंक कि शायद नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले राइटिंग इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जितना नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले को डायरेक्ट करना मुश्किल है और उसको एडिट करना मुश्किल है। सारा क्रेडिट मैं इसलिए काशिफ को देती हूँ कि मैंने तो लिख दिया भाई नॉन लीनियर, बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ नॉक हो रहा है, यहाँ नॉक हो रहा है, ठीक है, मैंने तो जोड़ दी चीज़ें, कागज़ पे जोड़ना क्या, तो मजाक ही लग रहा था। लेकिन शायद ये करना, विजुअली उसको पॉसिबल करना उतना ही इफ़ेक्टिव, बल्कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव रखना, इसका क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है। जब भी आपके पास नॉन लीनियर आता है उस पर आपकी ज़्यादा गिरफ्त मजबूत होती है जब आप सेट के ऊपर जाते हैं, क्योंकि आपको प्री पे बहुत काम करना पड़ता है। तो फिर कुछ देर के बाद आपको शॉट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। सो आपको शॉट टू शॉट चलना पड़ता है, स्पेशली कि एक सीन ख़त्म कहाँ से होना है और दूसरा शुरू कहाँ से होना है। जब आपका प्री डिफाइन हो जाता है तो फिर वो कहानी आपको और किरदार उस वक्त पे कहाँ कैसे विजुअल के साथ नज़र आना शुरू हो जाता है। और भी ड्रामे जो किए, आपकी अमाउंट है कि इतनी किस्तें मैं करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन हमारे यहाँ ये कोई नहीं कर रहा होता। हमारे यहाँ जितनी किस्तें बढ़ती रहती हैं होता रहता है। इंटरनेशनली जो है नेटफ्लिक्स वगैरह पे ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि 6, 8, 12। अगर हम ये करना स्टार्ट करते हैं तो क्या हम नेटफ्लिक्स वगैरह पे जाने के काबिल होंगे? नेटफ्लिक्स के लिए एक तो खैर हमें एक्सेस नहीं मिल रही है, वो उसकी बहुत पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, उसमें से निकलता कुछ भी नहीं है। 20-25 साल में जब लोग तैयारी कर रहे थे, जब लोगों ने अक्रॉस द वॉल देखना शुरू कर दिया था कि अच्छा जी कंटेंट, ग्लोबल कंटेंट कैसे जाएगा और ये कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर बन जाएगा और ये कितना बड़ा इकनॉमिक वो बन जाएगा, तो वो हम में से जैसे हम नहीं देख सकते बहुत सारी चीज़ें, तो वो एक टाइम हमने लूज़ कर दिया। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स नहीं, जैसे मैं जी के साथ काम कर रहा था, 4-5 साल मैंने काम किया उनके साथ, तो मुझे खुद लगा कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं इसी इंडस्ट्री के अंदर बैठ के काम कर रहा था और अपनी तरफ से बड़ा चौधरी बना हुआ था। वो जाके पता चला कि नहीं भाई, आपको तो साउंड सीधा नहीं करना आ रहा, तो साउंड डिज़ाइन करते हुए बैक एंड फोर्थ हो रहा था, कलर ग्रेड करते हुए, ये सब हिस्सा है ना ड्रामा, तो बनने प्रोडक्ट का तो हिस्सा है ना। अगर हमारे पास राइटर आज अच्छा है या हमारे पास परफॉर्मर बहुत, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, अगर मैं एज ए डायरेक्टर मुझे कहानी ही नहीं सुनानी आती उस फॉर्मेट की, तो मैं सीख लूँ थोड़ा सा, तो टाइम लगा लें थोड़ा सा। पीछे हैं, कहानी हम सुना लेंगे, मैच कर सकते हैं हम उनको, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वो बहुत अच्छा काम भी नहीं कर रहे हैं। इंडिया के साथ ही हमारा होता है ना कि इंडियन कंटेंट है, सेम लैंग्वेज है, तो ये कंटेंट अगर नेटफ्लिक्स पे पड़ा है या प्राइम पे पड़ा है या उस पे पड़ा हुआ है, तो हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं जा रहा। तो मुझे लगता है कि हमारी तैयारी नहीं है इसकी। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर बीगल एंड काशिफ निसार? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब हम थोड़ा सा डिजिटल की तरफ जाएं। सेटेलाइट कर करके थोड़ा थक गए, इस बार हम प्रॉपर ड्रामा चैनल के साथ जाना चाह रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो शायद मेरा ख्याल है मेरा ये सेटेलाइट के लिए आखिरी प्रोजेक्ट हो, एक और पाकिज़ा। देखिए कितनी खौफनाक अपना स्टेटमेंट बात है। कर दी उन्होंने। देखिए कौन नहीं चाहता, मैं एज अ राइटर चाहती हूँ कि मुझे मेरा राइट दिया जाए, और जो कि जैसे शुरू में ही काशिफ ने कहा था कि इन्वेस्ट हम राइटर्स पर नहीं करते, पूरी दुनिया करती है, सबसे ज़्यादा हाईली पेड होते हैं राइटर्स, हमारे यहाँ नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वो आपने जो एक मुंशी बना के उसको रखा हुआ है, तो अगर मुझे एक ऐसा फ्रीडम मिलेगा जिसमें मैं अपनी तरह की स्क्रिप्ट भी लिख सकती हूँ, वो डायरेक्ट काशिफ निसार भी कर सकते हैं, और मुझे मेरा एक डिजिटल राइट भी मिलेगा, वाई वुड आई नॉट गो? आई वुड। क्यों नहीं? मैं अपनी रॉयल्टी के लिए क्यों नहीं जाऊंगी, और इन सारे पैकेज के साथ कि मुझे मेरी मर्जी की चीज़ लिखने देंगी, तो ठीक है फिर। अब मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं एक लव स्टोरी लिखूं। एक और पाकिज़ा के बाद में दिमाग की धज्जियाँ मेरे दिल की उड़ गई हैं, और इमोशनली बड़ा ड्रेनिंग था, जिसमें मुझे काशिफ ये डेयर करते रहते हैं कि तुम लिख ही नहीं सकती हो लव स्टोरी, तुम कर लो कोशिश। तो अब देखें, कोशिश करती हूँ।